2002 से नौकरी कर रहा था, और 2006 काम तक। क्या करते थे? तो मुझे जी। लगता है कि 75-80 हज़ार डॉलर मिलते थे, उसको कन्वर्ट आप कर लीजिए तो आज उसी हिसाब से आज के तारीख में तो ज्यादा है, उस समय शायद 60 रुपये था कन्वर्जन रेट, तो 40-50 लाख रुपए सालाना मिलता होगा। मैंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं वहां दिया। और आपका जो सवाल था पहले अब वाला, वो चौसठ ज्यादा रोचक 64 है। लाख हो जाएगा हाँ, ये मोटे भी। तौर पे 80 रुपए के साथ। जी। हाँ, लेकिन वो जी। वहाँ भी मैं मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ जो एंटी वॉर मूवमेंट था, उससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था और उससे इंस्पायर्ड भी था। लेकिन जहाँ आप पले बड़े होते हैं, जहाँ की भाषा आपको आती है, जहाँ के लोगों का दर्द को आपने बहुत करीब से महसूस किया है, और जैसा मैंने कहा कि मैं ग्रामीण परिवेश से आया था और आसपास में गरीबी बहुत खटकती थी। और अमेरिका में गरीबी आपके ऑन योर फेस उस तरह से होती नहीं है, ये भी सच है। बहुत बड़े पॉपुलेशन को वहां पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वो है। तो यहाँ पर एक और कारण था कि यहाँ मेरी शादी भी हो गई थी कामायनी से, और कामायनी पहले ही से यहाँ पर काम कर रही थी, तो एक रास्ता भी लगता था कि हम लोग एक रास्ता हमारे लिए बना हुआ है, और उस तरह से अगर हम लोग काम करें तो बेहतर होगा। तो वो भी एक वजह वजह थी। मेरी शादी भी एक वजह थी, और शादी में ही हम लोगों ने तय किया था कि वापस आके हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। आपने कहा कि हालांकि निजी जिंदगी में मैं इंक्रोच नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी शादी हो गई थी। आपने शादी की थी या हो गई थी? मतलब क्या वो अरेंज्ड मैरिज थी, वैसे जैसे ट्रेडिशनल टर्म्स में कि जो है बेटा बेटी ने देखा नहीं और उसके बाद माँ बाप ने आपस में बातचीत करके शादी कर दी? ये थोड़ा सा जानना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, मेरी शादी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कि हम लोग शादी के पहले तो मुलाकात हमारी 2 दिन पहले हुई, और माता पिता ने उनके माता पिता ने और मेरे माता पिता ने सिर्फ ईमेल एक्सचेंज करा दिया था। उनको मेरा ईमेल दे दिया था और मुझे उनका, और ईमेल के जरिए फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हम लोग एक दूसरे से परिचित हुए, और उस दौरान फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो अरेंज भी कह सकते हैं, लेकिन पसंद तो अपनी ही थी। और सबसे थोड़ा अचंभित भी हुए थे हमारे माता पिता दोनों ओर से कि एक दूसरे से हम लोग मिले ही नहीं है आमने सामने, और हम लोगों ने निर्णय ले लिया। शादी की तारीख तय हो गई और शादी के जस्ट पहले मैं अमेरिका से यहाँ पर आया। तो ये थोड़ा अजीबो गरीब मामला तो था। इसको इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं चट मंगनी पट ब्याह। तो ये कहावत है जो है, तो आपने चट मंगनी पट ब्याह कर लिया, बढ़िया है। तो उसमें मतलब कामायनी जी की ज्यादा इच्छा थी कि आप अपने यहाँ समाज में काम करें, और आपने उसको जो है फैसिलिटेट किया। इज दैट राइट? हाँ, कामायनी तो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती ही नहीं जो अमेरिका में रहते हैं, तो वो एक बात थी। लेकिन मैं भी बहुत परेशान था, जैसा मैंने कहा आपको कि उन सवालों से। और जब मैं गया था तो मैं लक्ष्य रखा था कि मैं 5 साल में आ जाऊंगा थोड़ा कमा के। उस समय लगता था कि बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है, पिताजी रिटायर हो चुके थे, घर भी नहीं था, तो लगता था कि एक घर खरीद दे माँ पापा को, थोड़ा पैसा कमा ले, इस प्रकार की चिंताएं भी थी। लेकिन उस समय मैं सोचता था कि आ जाऊंगा मैं, कभी ऐसा नहीं सोचता था कि वहां रह जाऊंगा। जैसे जैसे वहां लोग रहने लगते हैं, सभी लोग इस तरह की बात सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग वक्त गुजारते हैं वहां, उनका इरादा बदल जाता है। फॉर्चुनेटली मेरा इरादा नहीं बदला, और हाँ, कामायनी का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चलिए, आकर के आपने यहाँ पर क्या काम किया, किस इलाके में किया, किस संगठन के साथ किया, और वही कुछ आपने क्यों तय किया? तो हम आकर, मैं तो पहले घूम रहा था अलग अलग संगठनों में, और कामायनी ने सजेस्ट किया था और लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि आप देखिए, आप कूप मंडूक में मत रहिए कि बिहार ही जाके काम करना है। तो अलग अलग संगठनों को घूमने जाने जानने का मौका मिला। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में गए,
MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन में गए, बिहार में एक संगठन है BGVS बिहार ज्ञान विज्ञान भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उसके साथ घूमे। संदीप पांडे लखनऊ में थे, उनके पास गए। तो कामायनी से जो लोग परिचित थे मूवमेंट स्पेसेस में, मुख्यतः उन स्पेसेस में गए। और जब गए तो अचानक वहां से आते ही जैसे नर्मदा मूवमेंट में गए तो ट्रेन में जनरल बोगी में सफर करना, बिना किसी इस कंफर्ट के सफर करना, तो थोड़ा घबरा गए थे काफी घबरा गए थे, क्योंकि लग रहा था कि फिजिकली उस चैलेंज को उस समय नहीं ले पाएंगे, कि आते ही मेरा ये सब शुरू हो गया था। तो ये भी रहा। साल भर मैंने इधर उधर वक्त गुजारा और या इस तरह से वक्त बीतता गया और लोगों से परिचय होता गया। फिर ऐसा हुआ कि मैंने समझा कि मैं ये काम पूरा जीरो डाउन आपने कैसे किया? जी, फिर से पूछिए। तो जीरो डाउन कैसे किया आपने? मैं कह रहा हूँ जीरो डाउन कैसे किया आपने, किस जगह पे आप काम करेंगे? मुझे थोड़ा वक्त लग गया। मैंने फाइनली जब तय किया कि नहीं काम करेंगे, तो कल्चरल रीजंस की वजह से, और जैसा मैंने कहा है कि बिहार मेरे लिए एक बहुत सेंसिटिव मामला था कि यहाँ की गरीबी मैंने देखी थी, तो और कल्चरल रीजंस भी थे। तो एक मौका मिला था प्रोफेसर जॉन ड्रेस के साथ। नरेगा उस समय नया नया कानून आया था और ग्रामीण इलाके में हम लोग काम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं तुम इस सर्वे में शामिल हो जाते हो। तो हम 2 जिला में गए थे बिहार में, एक कैमूर और एक अररिया जिला। तो यहाँ पर गांव में ही रहना था 15-20 दिन। वो सर्वे चला, मौका मिला, ग्रामीण को बहुत करीब से मजदूरों के बीच में रहने का मौका मिला। तो इन सब चीजों के बाद मैंने किया कि मैं बिहार में ही रहूंगा। तो वो एक जो सर्वे का एफर्ट था और जो ग्रामीण बिहार को देखने का मौका मिला, उससे मैंने तय कर लिया था। लेकिन उसके साथ साथ कल्चरल रीजंस भी थे। जी, आपने पार्टी का काम, विचार, मतलब पार्टी के अंदर कभी आपका इंटरेस्ट नहीं रहा? आपने कल्चरल काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, कभी आपकी ये रुचि नहीं हुई कि जो है ऐसे पढ़े लिखे लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स में डायरेक्टली उतरना चाहिए? मतलब, और ना उतरने के भी क्या आपके कारण रहे, या कभी इस बारे में सोचा ही नहीं आपने? मतलब ये विकल्प पार्टी को ज्वाइन करने का, पावर पॉलिटिक्स में रहने का, कुछ राजनीतिक परिवर्तन करने का आपका एजेंडा में ही नहीं, या आया और आपने उसको दरकिनार किया और आपने जिसे रचनात्मक कार्य कहा जाए या संगठनात्मक या ये जो आंदोलनात्मक कार्य है जो है, इसमें आपने ज्यादा ध्यान दिया? जी, हम बिहार में अगर आप बड़े होते हैं तो पॉलिटिक्स बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल डिस्कशंस और पॉलिटिक्स के बारे में स्वतः एक चीज आ जाती है आपके अंदर। तो हाँ, और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि में ऐसा था कि वामपंथी दलों में काफी लोग थे, होल टाइमर्स भी थे, तो वो तो परिचित सा स्पेस था। लेकिन जब एक नया स्पेस, मूवमेंट स्पेस मिला, तो ग्रास रूट काम करने का मौका मिला। जैसे IPTA में भी काम करते थे, या जो हमारे परिचित लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे, वो शहर में काम करते थे, वो शहर में बसे हुए थे, वो लीडरशिप में थे, मोबिलाइजेशन में उस तरह से नहीं थे। तो मुझे लोगों के साथ जमीन पे काम करना बड़ा अट्रैक्टिव लगा, कि मैं सिर्फ मीटिंग्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा हूँ मीटिंग्स, बल्कि उनके संघर्षों में, उनकी जो जमीनी संघर्ष है उसको बहुत करीब से उनके साथ लड़ रहा हूँ। तो ये मुझे अट्रैक्टिव लगा। और लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं पार्टी से बहुत कुछ अलग काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पार्टी भी वही काम कर, जो अच्छी पार्टियां हैं, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो दुनिया बदलने के लिए काम करती हैं, उनका काम भी मुझे बहुत प्रिय है। और ये भी मुझे हमेशा लगा कि हम अगर मजदूरों की चेतना जगाएंगे, मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, क्लास स्ट्रगल करेंगे, कुछ रचनात्मक प्रयोग भी करेंगे,
तो ये जो चेतना जगेगी वो किसी ना किसी प्रगतिशील पार्टी के लिए ही चेतना जगेगी। जी, आप अभी कितने साल हो गए आपको भारत लौटे हुए? 2002 आपने बताया, क्या किस समय लौटे थे आप? नहीं, मैं 6-7 में मेरा लौटा था, प्रश्न तो ये हो है कि गया। आप मतलब जितना वर्ष आपको तो आपको लौटे हुए लगभग आप कहा जाए कि 16-18 साल हो गए। जी तो ये इन जी। वर्षों के अंदर कभी आपको ऐसा लगा कि आप यहाँ पर जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर होता कि आप वहीं पे रह करके कुछ आप करते, या आपको ये लगा कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके नतीजे में निकलते हुए देख रहा हूँ, तो यू आर सेटिस्फाइड विद देयर जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप काम कर रहे हैं? तो मेरा हमेशा से बहुत फल की और चिंता नहीं करता था मैं। मैंने कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रडिक्शन था कि मैं उस बदलाव में शामिल हूँ संघर्ष में, तो वो मुझे अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता था। ज़रूर ये है कि समाज आपको, आसपास के लोग, आपके रिलेटिव, मेरे परिवार से तो मुझे बहुत सहयोग मिला, फिर भी एक अपेक्षा तो रहती है। तो ये पूरी दुनिया आपको बताने में लगती है कि आपका आउटपुट क्या है भाई। आज भी जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि भाई तुम कब राजनीति में आओगे, कब एमपी बनोगे। उनके लिए वही एक बड़ी चीज है कि कब मैं एमपी एमएलए या कोई ऐसा पद या कोई ऐसा नामचीन व्यक्ति हो जाऊं, तब मेरा जो ये सफर है वो सफल होगा, अन्यथा तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये काफी ऐसा बाहर के लोगों से ऐसा आभास होता है, लेकिन काफी सपोर्ट भी मिलता है। खासकर लोग और कुछ को तो नहीं, आपके व्यक्तिगत सैक्रिफाइस को महत्व देने लगते हैं, तो उसी का फायदा मिल जाता है। लोग लगता है कि हाँ, ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति है जो कहीं और भी काम कर सकता है। तो ये मिडिल क्लास खासकर उस सैक्रिफाइस एलिमेंट को काफी महत्व देता है। तो वहां वहां लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अप्रिशिएशन भी मिलता है, संघर्ष का भी अप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा तो आपके विचारधारा जो आपकी है, आप जो सोच के आए थे, उसमें आप आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब आगे बढ़ पा रहे हैं। कभी कभी धक्का लगता है जब जो लार्जर राजनीतिक एटमॉस्फेयर होता है वो आपको पीछे ढकेलता है। आप सोचते हैं कि भाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे की हम लोग बात कर रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे कि हम कैसे इक्वालिटी लाएंगे, और इनइक्वालिटी इतनी बढ़ जाती है। बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, वो तो पुराना गाना है, हिंदू मुस्लिम एकता पे, या जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई बहन या भाई भाई, ये तो बहुत पुराना नारा है। और आज उसको शिद्दत से फिर कहने की आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत सारी चीजों में हम पीछे हो गए हैं। तो मायूसियत होती है, ऐसा लगता है कि बहुत आगे जाना है और वक्त कम है, जिस हिसाब से आगे जाना चाहिए था उस हिसाब से जा नहीं पाए हैं, ये सब तो लगता है। और किसी भी व्यक्ति को अपने काम का मूल्यांकन करना चाहिए, और उस मूल्यांकन में कम ही पाते हैं अपने आप को। जो सोचा था कि जितनी चीजें बदलेंगी वो चीजें बदली नहीं है, लेकिन ये भरोसा है कि रास्ता सही है। और एक और बात होती है कि आपके इस सफर में बहुत मुझे जो है ऐसा लगता है बहुत कि जो अच्छे लोग लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। जी मैं ये बोल रहा था कि एक और अच्छी बात होती है कि इस तरह जी, के मुझे ऐसा लगता है कि इस बहुत काम अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग जुड़े होते हैं आपके साथ, जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे कई लोगों जी से मैं जी मिला हूँ, और इंस्पायर होता हूँ, हर रोज इंस्पायर होता हूँ, और इसलिए ये काम करते जाता हूँ। जी